मैं पहाड़ के एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ और उस गांव का नाम था गजोली। गजोली गजोली कहाँ पर है? गजोली तहसील तथा भटवाड़ी तहसील में है। टिहरी में? नहीं, उत्तरकाशी में। अच्छा, उत्तरकाशी। आखिरी गांव है। जी जी जी। मतलब क्षेत्र में। तो मेरी माँ बताती थी, मेरे बाप भी कि हमारे पास एक झोपड़ी थी और उसमें इस कमरे के बराबर होगा, इससे छोटा। तो हम 3 भाई और 2 बहनें पैदा हुई। सबसे छोटा मैं था। तो वो ज़्यादातर मेजोरिटी हम ब्राह्मणों की थी जी। तो कुछ मेरा शायद अच्छा नहीं लगा वहाँ। तो हमारे दादाजी के बड़े भाई थे, वो भंकोली में रहते थे जी। वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर। हाँ जी। तो उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने हमारे पिताजी को वहाँ बुला लिया। तो मेरे को गोदी में ले गए वहाँ। अच्छा। फिर उस गोदी में जो है हमारे और भाई बहनें भी, तो कुल मिला करके 7 भाई और 3 बहनें भी। मेरे भाई ने फिर मेरे घर में मेरे पिताजी बेसिकली काश्तकार थे और हमारे 19-20 गायें भी होती थी और मेरे पिताजी चोटी के टेलर मास्टर थे जी। तो वो बहुत ज़्यादा रामायण का उनको डेली उनका रामायण का जो कार्यक्रम 2 घंटा चलता था। जी जी। तो घर में धार्मिक वातावरण था। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने अपने जो मेरा बड़ा भाई थे उनको गजोली से भंकोली भेजा पढ़ाने के लिए। हाँ जी। तो प्राइमरी पास किया उन्होंने, तो कक्षा 4 के होता तो ज़माने में। जी। तो इम्तिहान देने के लिए वहाँ से करीब वो गांव से और टिहरी आए इम्तिहान देने पैदल। जी। अच्छा। हाँ, मतलब करीब समझ लो कि 150-200 किलोमीटर पैदल। वाह। और फिर जब रास्ते में आते थे तो सड़क के किनारे, आप कभी उत्तरकाशी गए? हाँ जी। तो नदी थी जी। गंगा। तो गंगा के किनारे जो है वो रास्ते में रुक जाते थे। आटा उनके पास होता था, खास करके उसका रामदाने का आटा। जी जी जी। उसको गूंद देते थे और पत्थर होते नदी किनारे गोल गोल, उनको बाहर लगा दिया और लकड़ का उसमें डाल दिया। आलू तड़ा उनको कर करके उस तरह से खा करके पहुँचे वहाँ। तो जब उन्होंने प्राइमरी पास कर लिया तो उसको उन्होंने अर्जी दे दी राजा को। ये बात शायद 42 की बात रहेगी कि साहब मैं अपने लड़के को अब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो बताते हैं कि राजा ने जो ये कह दिया भाई तुम्हारे लड़के को चपरासी बना दें, किस पढ़ाएगा, आगे पढ़ के क्या करोगे, अर्जी ले जाओ अपने। जी। तो अपना मुँह लटका के आ गए, कहना भाई ऐसा क्या करूँ। मन में आया कि शायद एक जमाना आए कि मेरा लड़का तुम्हारी कुर्सी पर बैठ सकता है। जी। ये कह के तो पढ़ाई के फिर वही वातावरण रहा। तो भाई साहब को फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम खानदानी काम से कुछ सिलाई कर खेती बाड़ी में लग जाओ। पर वो थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार करने के लगे रहे उन्होंने। फिर अपना वो हम लोगों को पढ़ाने पर लग गए भाई साहब। जी। और क्या नाम उसका, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत करते थे, ड्रामा रामलीला वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मेरे को हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था ही नहीं, टीचर भी नहीं था। तो एक नेगी जी थे, वो प्राइमरी कक्षा पास कर रहे थे। उन्होंने नेगी से कहा था, सुंदर सिंह नेगी से, क्या तुम खाली बैठे हो बच्चों को पढ़ा लो। तो उन्होंने कहा कि मैं सर के साथ पढ़ाऊँगा, इतना तो मैं बना लूँगा। पहले पहाड़ों में रही बात था कि टीचर को खाना खाना देते बड़ा बोलते हमारे, मैं तो बना लूँगा न पैसा लूँगा, मैं फिर पढ़ाऊँगा तब पढ़ता, तब शर्त मंजूर है, नहीं तो नहीं। तो गाँव ने कैसे अच्छा क्या हो सकता है। तो नहीं जी हम इकट्ठा किया हमको 10-15 लोगों को। उनका देखो साल भर में पढ़ाई पास करना है। तो मेरे टाइम सिर्फ 8 घंटा सोने का है। अच्छा। बाकी कोई टाइम नहीं है, मंजूर है तो आ जाओ। तो ऐसे करके खूब डांट पिटाई करके कभी पिछू गाँव से मार करके 1 साल में हमारे उन्होंने अच्छा कक्षा 1 से 5 तक इम्तिहान। अच्छा। हमें किसी सेंटर में उन्होंने इम्तिहान दिला दिया। सब तरह मैंने प्राइमरी पास किया। फिर उत्तरकाशी आ गया। उत्तरकाशी जो है वो एक जिला अलग नहीं था। जी जी। हमारे तहसील जो होते थे वो होते थे क्या बोलते इसको, अभी नाम बोल रहा हूँ उसका, पुरोड़ा नहीं, राजगढ़ी।
तो उसके बाद ये बारात पट्टी जो एक पट्टी थी, बारात पट्टी। तो हाई स्कूल में साइंस को सब्जेक्ट नहीं था, कीर्ति हायर सेकेंडरी स्कूल था। तो प्राइवेट हाई स्कूल में कोई लगातार पहले साल पास होता ही नहीं था। अपर चांस में पहले साल पास हो गया, कुछ और साथी हो गए, अच्छे नंबर आ गए मेरे। तो फिर 59 करीब 58 आसपास से 59 में जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो सुंदर और बहुगुना जुलाई के महीने हमारे गाँव आ गए जी। और वो बारिश हो रही थी तो मैं छानी गया था, छानी गोट जो है जी जी वो मैं अपना सामान आ रहा था, नंगे पाँव थे। तो पिताजी ने कहा यही तो है, इसने कहा हाई स्कूल पास किया। तो भगवान जी ने कहा भाई आगे पढ़ोगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या तब टेरी आ जाए तो टेरी गया तो मैं ठकर बाप छात्रावास हुआ। अच्छा ठक्कर इसमें एडमिट घंटा का ले लिया, एक साल में वहाँ रहा। फिर अगले बार उत्तरकाशी का पूरा ग्रुप बन गया था हमारा, तो अलग रहे। तो इंटरमीडिएट मैंने 59 में हाई स्कूल किया, 60 में इंटरमीडिएट किया। फिर बाबूला जी ने मेरे से कहा कि अब तुम इलाहाबाद चले जाओ। अच्छा। अपने आप छोड़ दिया मेरे को इसके स्टेशन पर। अच्छा तो मेरे को इलाहाबाद से भेज दिया गया। तो वहाँ जब गया तो जितने हमारे पहाड़ के लड़के थे तो हाइस्ट मार्क्स मेरे थे और तो कॉलेजेस में गए प्रॉपर यूनिवर्सिटी में मेरा और अमरीश रावत प्रमुखों के बन गए बेचारे। अच्छा तो मैं हॉल नॉल में चला गया, तो वहाँ इंटरनेशनल हॉस्टल पर हुआ। तो वहाँ गया तो फिर अंग्रेजी की मैं बहुत कमज़ोर था, फिर पढ़ाई लिखाई चालू कर दिया। तो मैं बीए में जो सुबह के टाइम पर तो हिंदी मीडियम की क्लास अटेंड करता था, आफ्टरनून में इंग्लिश मीडियम की, अच्छा दोनों सेक्शन टीचर ही होते थे। तो ये करके इस तरह से मैंने बीए भी पास कर लिया, अंग्रेजी को थोड़ा ठीक ठाक हो गया। फिर एमए में पहले हिस्ट्री में लेना चाहता एडमिशन, तो उसके प्रोफेसर थे जसवंत सिंह नेगी जी। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ के बारे एडमिशन के लिए, वो मेरे लोकल गार्जियन थे, मैंने मुझे टॉप करना है। अच्छा अच्छा, और चुपचाप मुझे प्रोफेसर जी के मेहता के पास ले गई अच्छा 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 कि साहब इसको गाँव से एडमिशन दे रहे होशियार का, और ये अगर इसने टॉप नहीं किया इसको दुख होगा, और इसने टॉप कर दिया तो बदनामी मेरी होगी, ये इनके गार्जियन है इसलिए इसको ग्राउंड में रखो। और फिर ये इसमें आइस में हो जाएगा। फिर मैं इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो गया, इकोनॉमिक्स पास कर लिया। उसके बाद फिर कर लिया, तो उसके बाद कमीशन में दे दिया, फॉर्म भरा, जिला समाज कार्ड खरीद के फॉर्म भरा था, उसमें सेलेक्ट हो गया। फिर एक उसका था एडियो इंडस्ट्री ग्रेड 1, उसमें सेलेक्ट हो गया। फिर मैं जिला समाज कार्ड अधिकारी की पोस्टिंग हो गई मेरी बलिया अल्मोड़ा जैसे पहुँचा तो फिर पीसीएस का रिजल्ट निकल गया। तो पीसीएस में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे नंबर था पूरे बैच में। फिर मेरी पोस्टिंग बिजनौर में हो गई, डिप्टी कलेक्टर और प्रोफेसर जी। 3 साल वहाँ रहा ट्रेनिंग में। उसके बाद मैं सहारनपुर चला गया। सहारनपुर में मैंने एसडीएम नागपुर, एसडीएम देवबंद जी और सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर, एसडीएम रुड़की रहा। तो ये उस ज़माने में बहुत इमरजेंसी थी जी, इमरजेंसी लगी थी। तो एच.एन. बहुगुणा जिले मुख्यमंत्री थे जी। तो पूरे ज़िले में पूरे प्रांत में तहरीर बच गया कि एसडीएम रुड़की जो है बड़ा कत्लेआम कर रहा है, ये बड़े बड़े काश्तकार को मार डालेगा। अच्छा। पर वहाँ से जो एमएलए थे आर.के. गर्ग, अच्छा कॉमरेड थे बिल्कुल, हाँ, उनकी और बहुगुणा जी की आपस में ऐसा अंडरस्टैंडिंग थी। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी शायद कम्युनिस्टों को लाख कर थे। तो मैंने भी सूत्री कार्यक्रम को खूब रिक्वेस्ट काम किया और मैंने 1000 एकड़ जमीन जो वहाँ बांटा। तो करके फिर बहुगुणा जी को जब शिकायत हुई कि साहब ऐसा उठाया तो जांच करने आए। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये भूमि चोरों को पकड़ता है या भूमार उठाता था। तो गाँव ने कहा कि भूमि चोरों को पकड़ता है। तो कहा चोर कौन है कि आप अगर घर बैठे जितने मेले मिनिस्टर थे सब। तो बहुगुणा जी ने कहा जब तक इसका प्रमोशन है तब तक एसडीएम यहाँ कर देंगे। फिर वहाँ का मेरा ट्रांसफर हुआ, फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफर होकर मैं चला गया वहाँ अपना असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट कंप्लेंट पूरे उत्तर प्रदेश वहाँ रहा। फिर मैं डिप्टी कमिश्नर फॉर SC/ST का डिप्टी डायरेक्टर समाज का रहा। वहाँ से फिर मैं ट्रांसफर का टाउन एडमिनिस्ट्रेटर टेहरी, अच्छा 76 में। तो सिविल सर्विसेज में कब आया फिर आपको? 67 में। अच्छा 67 में 67 में जी जी जी। तो आ करके मैं यहाँ टेहरी आ गया। तो मिस्टर टीचर जो डायरेक्टर टाउन एडमिनिस्ट्रेटर। तो नया टेहरी टाउन जो आजकल है
जिसका मैं हटाव नहीं सकता। वहाँ से चम्बा से लेकर वहाँ तक सड़क नहीं थी, जी तो क्या क्या काम करके किस तरह से फिर मैंने वहाँ के बोराड़ी लोगों को हटाया, ये करके आप यूँ कह सकते हैं कि मैंने बेसिक काम किया था उनको लोगों को हटाने के लिए। जी। उसके बाद फिर वहीं से मेरा ट्रांसफ़र हो गया ADM लॉ तो और लास्ट पोजीशन आपकी क्या थी जो रिटायरमेंट से पहले? रिटायरमेंट पहले मैं रेगुलर था, मैं सचिव अच्छा, उत्तराखंड शासन। सचिव उत्तराखंड शासन। हाँ, मेरे पास था डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग, कोऑपरेटिव, फिशरीज और पशुपालन। कब आप रिटायरमेंट कब आया? 2002 2002 में, हाँ। जब स्टेट बन रही थी उसी वक्त, मतलब अच्छा 2 साल बाद। 2002 में जी रिटायरमेंट बाद फिर मेरे को गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए बनाया था मेंबर पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट सर्विस के जो केसेस जी 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 2 साल उसका नाम है। उसके बाद रिटायरमेंट बाद मैंने LLB किया अच्छा। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, हाँ जी। से और आजकल मैं LLM का पार्ट 1 दे दिया, पार्ट 2 का फिर दिया। अच्छा, आपके पढ़ने की जो है अभी। हाँ, उत्तराखंड जी जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके तो बड़े अनुभव गांव के हैं और आप एक दलित परिवार में पैदा हुए हैं, तो जो अनुभव है छुआछूत के या डिस्क्रिमिनेशन के वो आपने फेस किए या किस प्रकार से आप देखते हैं इस चीज़ को? मैंने सच पर्सनली तो सिचुएशन से मुझे याद आता है कि सब मुझे प्राइमरी में छोटा बच्चा रहा मुझे कोई 10 साल करीब, तो एक दफ़े गया जुआने गया था मैं, तो एक सज्जन जो है हमारे पहाड़ों में जो पानी रहता सारा गाँव, तो बकरी तरह पीते लोग कभी चले जाते। तो एक सज्जन था, प्रेम सिंह उसका नाम था, वो पी रहा था, तो मैं भी पीछे से गया, उसको कमर ऐसा हिलाया मैंने, तो जल्दी उठ खड़ा यार मुझे प्यास लगी हुई। तो उसे उठा खड़ा उसे, वो मेरे ख्याल से 14 साल का रहा, मुझसे बड़ा हो रहा जी। उसने 2 थप्पड़ मारी मेरे को। अच्छा। कि मेरे बार उल्टी तरफ तुम्हें छू दिए इसको तो। जी। तो वो घटना तो मुझे याद रहती है। उसके बाद कभी मुझे न तो अपने गांव में और न विद्यार्थी जीवन में, हाँ नौकरी में आने के बाद जो है कई बातें सुनता रहा मैं, और जी जी। तो सच पर तो ऐसा सामाजिक कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जिससे कि कोई ह्यूमिलिएशन होता हो, जी जी। ये तो मेरा, क्योंकि जैसे आपने सुंदरलाल बोगना जी का नाम लिया या आपके जो गुरु लोग दूसरों का नाम लिया, तो उनके दिमाग में कभी डिस्क्रिमिनेशन का चीज़ नहीं था? नहीं, मेरे गुरु में किसी ने भी जो है मतलब दे नेवर थॉट दैट आई बिलोंग टू पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट फ्रॉम हाई स्कूल इंटरमीडिएट टू। जैसे आपने कहा प्राइमरी के टीचर थे, उन्होंने पढ़ाया बड़ा मेहनत। जी 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 जी। सुंदर सिंह नेगी जी ने जो है ये कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा पर बदले में लूँगा कुछ नहीं। अगर बदले में दो गाँव वालों तो मैंने तो बच्चा पढ़ा नहीं है। तो सुंदर सिंह नेगी ने जो है, मुझे याद नहीं आता कि उनको हमने कभी चाय तक पिलाई हो। मैंने जी जी बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ी बात है उस चीज़ को देखना कि तो क्योंकि जहाँ पर लोग मतलब अभी भी हम यूपी में जाते हैं बहुत सी जगहों पर, और टीचर जो है वो मुशहर बच्चा है, वहाँ बच्चा मतलब व्यवहार का जो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि पहले जो समाज मैं अपने होता मेरा लिमिटेड था, परंतु मेरा क्षेत्र जो है ये गंगा घाटी ब्लॉक जो आजकल का है, और प्लस मेरी दादी थी यमुना घाटी की खरसाली गाँव आखिरी। अब कभी होंगे यमुनोत्री नहीं है, हाँ यमुनोत्री आखिरी गाँव खरसाली, वहीं की मेरी दादी थी। अच्छा। तो इधर जो है बल्कि मुझे अब लगता है कि जो भेदभाव का भावना जो है अब ज़्यादा पनप रही है, अब ज़्यादा पनप रही है, चूँकि आप ब्राह्मणों में जो लड़के हैं उन्हें इसको एक व्यवसाय जैसा लगने लग गया कि ब्यास जी बनो जी, गद्दी पर बैठ जाओ, हाँ जी, और फिर खूब 7-8 दिन तक गप सप मारो, हाँ जी, और तो वो जो है जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिले वो ब्यास जी बने। और अभी मुश्किल से 15-20 दिन पहले यहाँ देवताओं की झांकी लगी है परेड गाँव में, हाँ जी, 100 देवता डोली आई और उसके साथ, और देवताओं को हरिद्वार ले जा रहे हैं, कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव हमारे देवता होते थे, ये अचूक डॉक्टर होते थे गांव के, जी हाँ, छोटी मोटी जैसे
लड़की ससुराल लोकल डेटी होते थे। लोग ससुराल चली गई, ठीक नहीं, लौट के आ गई, हाँ जी, क्या करते। मतलब कुल मिला करके तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि इन बदली परिस्थितियों में भाईचारा बढ़ाने के लिए अब लोगों को इस बात से नहीं ठगा जा सकता है कि देवता को दोष लगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि अगर पहला तो हो जाए कि गाँव में भारतीय संविधान किताब उपलब्ध होनी चाहिए जी, और संविधान पर चर्चा होनी चाहिए और लोगों के मूलाधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये क्या नाम उसका उत्तराखंड में जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है शराब आंदोलन, नशाबंदी, अस्पताल निर्माण के पखवाड़े चलते थे जी, कार्यक्रम चलता था जी, 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 और उत्तराखंड राज्य जब से बना शराब बढ़ाओ और ये छुआछूत के जैसे और कोई इसको और जैसे कोई मजबूत करो, इसके विरोध में जो है क्योंकि ऐसे जैसे खास करके अभी हाल में जो घटना हुई अभी 2-4 दिन पहले मंदिर प्रवेश कर मेरा गाँव में, तो एक स्त्री पुरुष वहाँ चले गए कुछ लोगों लेकर के, तो वहाँ देवी देवता ने उनका मंदिर विरोध हुआ, फिर मारपीट हुई, फिर वापस आए, धरना पर बैठे, फिर पुलिस गई, जिला प्रशासन को 144 लगानी पड़ी, फिर मंदिर प्रवेश हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी ने बाद में से, पर जो मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है उत्तराखंड की वो है भाजपा और कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों ने जो है ये कभी प्रयास नहीं किया कि ये जो है एक ऐसा आइटम है जिसका कोई खर्चा नहीं होना है। आर्थिक दृष्टि तो मुझे लगता है कि जो जितने भी आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रेड जी, उन सबकी मदद तो होनी चाहिए। अरे एक आइटम जिसमें कोई खर्चा ही नहीं है जी, वो अच्छा को दूर करना। जी, जी, तो ये आंदोलन चलना चाहता है कि जब शादी ब्याह उत्तराखंड में सब आप तो इतने जगह पर रहे, उत्तराखंड में छुआछूत की समस्या मुख्य क्या है, क्या चीज़ है? कहीं हर जगह तो नहीं है लेकिन कुछ जगहों पे बहुत है। छुआछूत का सबसे ज़्यादा तो प्रकोप जो है इस क्षेत्र में जमुना जौनसार में पूरे ऊपर भी, वो किधर टिहरी में, उधर आपके जौनपुर जी, हाँ, मतलब वही जौनसार नौगांव पुरोला जी, जी, अच्छा पूरा, और टिहरी जिले में भी, और दूसरा हमको लगता है चमोली कर्णप्रयाग में बहुत ज़्यादा है। चमोली में इतना नहीं है, कर्णप्रयाग में, ये नंदप्रयाग कर्णप्रयाग का जो क्षेत्र है, पौड़ी में ज़्यादा है, पौड़ी में है। हाँ, पर इसके लिए कोई कार्यक्रम जो है जी, न तो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है, न सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया, न सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जो अंतरजातीय विवाह हुए हैं, चाहे वो लव अफेयर कुछ हो, इनको प्रोत्साहन करने की कि अंतरजातीय मैरिज में कर लिया है तो उनको गांव में जो है सम्मान किया जाए, उनका गांव में जो है ना उनको हिकारत की निगाह से नहीं दिखाया जाना चाहिए। जी, जी, या लड़कियां भाग जाती हैं तो अस्पष्टता को नियंत्रण करने के लिए उत्तराखंड में मुझे लगता है कि किताब कानून ये चीज़ अपनी जगह पर है ही, जी, जी, परंतु बदली परिस्थितियों में हमें जो है अगर ये जो ब्यास गद्दी वाली प्रणाली है जी, इसके बदले एक दूसरी गद्दी आ जाए जो सामाजिक ताना बानों को इस प्रकार से समझा लोगों को कि सब लोग एक जैसे पैदा होते हैं, एक जैसे पलते हैं, एक जैसे बुढ़े हो जाते हैं और एक जैसे मर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उनका जो बर्थ ग्रोथ डिके डेथ के जो स्टेजेज है जी, इसको बना करके मेरा अपना ख्याल है कि उत्तराखंड में यदि पुराने जमाने का बुद्ध कल्चर जी जो यहाँ था ही जी पहले से था, कालसी शिलालेख इसका उदाहरण है। जी, लोग कहते हैं जो बद्रीनाथ के मंदिर है वो मूर्तियाँ वो भगवान बुद्ध की 100% उसके जी 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 बिल्कुल मैंने को देखा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि और तिब्बत यहाँ तिब्बत के लोग यहाँ शायद 58-59 में आ गए थे। जी, तो जब वो रस बस गए हैं
अस्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, रिफ्यूजी जो चाहे पंजाब से आए चाहे वो बंगाल से आए हो जी और उसमें स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं जी 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 बिल्कुल। तो उनको किस तरह से, और ख़ास करके मेरा ये कहना है कि जो आपका केदार बद्रीनाथ धाम का जो एक्ट है 1948 जी जिसमें जो एक्ट आज तक भी जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार ऐसे कानून जो संविधान के असंगत हो वो स्वतः समाप्त माने जाने चाहिए। क्या इस कानून में क्या चीज़ है? ये लाल किताब ये इसमें अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है जी हाँ ये है, मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां जी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वो इस भाग के उपबंधों में असंगत है। यानी अंग्रेजी में कह रहा है जी जी कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जी all laws enforced in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to that extent of such inconsistency be void. जी तो व्हाट इज द इनकंसिस्टेंसी? Inconsistency की मतलब यह है कि जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का जो एक्ट है वो इनकंसिस्टेंसी है उसमें कि उसमें कहा गया कि साहब जो है पुजारी जो है या तो दक्षिण भारत का होगा अच्छा। या यहाँ का लोकल डिमरी होगा। और डिमरी? हाँ अच्छा, कास्ट भी निर्धारित है एक्ट में लिखा हुआ है कि डिमरी विल बी दी ओनली पुजारी। और वो जो है ना दक्षिण भारत के क्या बोलते हैं उसको? नायर नंबूदरी नमूदरी। अच्छा, केरला के। हाँ, इसलिए जो अनुच्छेद 25 है भारत संविधान का उसकी वो जो है अगर लोगों को ध्यान बांटा जाए ये है, हाँ ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और भारत के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान होगा। 2. इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से अनिवार्य नहीं करेगी जो का धार्मिक विचार धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक व अलौकिक क्रियाकलापों या विनिमय का निबंधन करती है। 25(2) इम्पोर्टेंट सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सामाजिक या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के और अनुभवों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इसमें जो है सिख और बौद्ध इसमें जोड़ दिए गए। अंग्रेजी में कहा इसने फ्रीडम राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अबे जी सर, उसमें बात एक पॉइंट ये आता है कि लाइक इस चीज़ को लेकर आप पिटिशन कर सकते हैं कोई भी एग्रीव पार्टी। जो हमको लगता है कि लाइक अगर वो रिजर्व है, जैसे बोलते हैं कि रिजर्व फॉर डिमरीज एंड नंबूदरीज या फॉर दैट पर्पस ब्राह्मण्स। नहीं तो उस एक्ट को जो है, लेकिन वो एक चीज़ बोलते हैं कि क्या हुआ था कि 1950s के पास में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, पेरियार वाज डीएमके की जो गवर्नमेंट थी, उसने एक लॉ पास किया। उसने क्या लॉ पास किया कि तमिलनाडु में जितने टेम्पल्स हैं उन टेम्पलों से जो उसकी जो भाषा होगी वो संस्कृत नहीं होगी, अर्चना जो है वो तमिल में होनी चाहिए। तो उसके खिलाफ में जो पूरे जो हिंदू लोग थे उसके खिलाफ में गए। एक तो डीएमके थी, एथिस्ट पार्टी थी, तो ओपनली प्रोफेसिंग नास्तिक थे, तो उनके खिलाफ में वो गए कि भाई ये हिंदू धर्म के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस है, क्योंकि हमारी संस्कृत जो है देव भाषा है और जो प्रीस्ट हैं वो संस्कृति बोलेंगे, तमिल नहीं बोलेंगे। तो बाद में वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के खिलाफ में कोर्ट का ऑर्डर चला गया, यू हैव नो बिजनेस टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन बिकॉज इट इज़ देयर इंटरनल मैटर। तो ये भी कहीं इसी का नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। जी जी, इसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 25 और 26 को ध्यान रखते हुए और आर्टिकल 17 जी 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 आर्टिकल 17 जिसमें अबॉलिशन कर, हाँ जी, अनटचेबिलिटी का, हाँ
तो उन्होंने कहा उसमें खास करके ये जो प्रोविजन है 25(2)(b) जिसमें लिखा राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, मोरालिटी एंड हेल्थ। कोई भी धर्म इंडिया में चलेगा और 3 चीज़ों पर चलेगा। हाँ जी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। Add to the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right of freely to profess and practice and propagate religion. तो साहब अभी एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जो दलितों के लिए रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है आपको? इज़ रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम? जैसे इसको 2 तरीके से हम देख रहे हैं, हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू हैव ए फंडामेंटल राइट टू एंटर इनटू ए टेंपल, क्योंकि यू आर ए हिंदू, व्हाटएवर, कॉन्स्टिट्यूशनली दलित आर हिंदूज, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम एज काइंड से अम्बेडकराइट, जो डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है, वो तो बोलते हैं कि आप छोड़ो इस धर्म को, जिसमें आपकी इज्जत नहीं है, जिसमें आपको कोई सम्मान नहीं देता, आप जबरन क्यों घुसना चाहते हैं वहाँ पर? आपका क्या पोजीशन है इसको लेकर के? क्योंकि अम्बेडकरवादी कोई आंदोलन जो है मंदिर प्रवेश का आंदोलन में नहीं जाता है। हाँ, सीधी बात यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों में या दलितों में या जो छुआछूत के शिकार है, धर्म एक किस्म से जीवन की आवश्यकता जैसी प्रतीत होती है जी। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने भी धर्म अपनाया, बुद्ध धर्म था जी। परंतु अनुसूचित जाति के लोगों को क्या करना पड़ेगा, जिसमें कि समाज में कोई डिसइंटीग्रेशन भी न हो, भाईचारा भी न बिगड़े, तो एक धर्म जिसको कोई धारण करता है, एक कोई जैसे कोई व्यक्तिगत जैसे मामला है, तो मेरा अपना ख्याल है कि उनको क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) में लिखा है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक एक्ट ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ द हिंदूज। ये तो हो गया इसके अनुसार, परंतु वेदर दे शुड कंटिन्यू टू बी हिंदू और गेट कन्वर्टेड, ये उनका निजी मामला है। इसलिए इस संबंध में जो हिंदुओं का स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, पर्टिकुलरली जो जिनको हम अपर कास्ट कहते हैं, यह उनका भी कर्तव्य है कि जो उनके हिंदू विश्वास के लोग हैं वो उनसे न कटें, इसलिए उनके नज़दीक आने के लिए पहल संभवतः ज़्यादा करने की उनको आवश्यकता है। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिख दिया है, मेरे ख्याल 7-8 जजों की रूलिंग है वो जी, कि कहीं भी किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ कि पुजारी ब्राह्मण होगा जी, ही शुड बी हिंदू। हाँ, हिंदू में 4 वर्ग आते हैं, तो इसीलिए जो आदमी औपचारिकता जानता हो, जैसे कि क्या बोलते हैं वो पंडित पुजारी के लिए कर्मकांड जानता हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर वो संस्कृत को पढ़ लेता है और कर्मकांड जानता है तो इसको भी प्रोपगेशन होना चाहिए जी जी जी। अब रही बात की पर ज़्यादातर लोग जो अनुसूचित जाति का आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है जी, वो नॉर्मली वो जो है वो बहुत धर्म की ओर जाता है। हाँ, बाबा साहब ने बताया था इसलिए नहीं, बाबा साहब ने बताया, प्लस जैसे आदमी बुद्ध को पढ़ता है, हाँ जी हाँ जी, बुद्ध को जैसे पढ़ता है तो उसको समझ आ जाती बात कि एशिया के अन्य देशों जोड़ करके 40 देश ऐसे बुद्धिस्ट जहाँ बुद्धिस्ट स्टेट रिलीजन बना हुआ है जी जी जी, और खास करके बुद्ध जो पनपा कहीं ऐसा इतिहास नहीं आ रहा है कि फौज आ रही थी और फौज ने गोली के डंडे पर उसको बना दिया। जो अशोक के बेटे और बेटा थे, नन्हे बच्चे थे, जवान कोमल, क्या क्या करके वो नंगे पाँव गए और लोगों ने कहा कि तो CID आ गई, क्या करें, तो बाद में लोग कहते नंगे पाँव पर नंगी होनी जूते क्यों नहीं पड़े, तो उनका कहीं हमारे पाँव से कोई जीव की हत्या न हो जाए, हम तो इसका पूरा प्रचार हुआ चाइना में, तिब्बत में, कि इसके प्रचारक तो वो लोग हैं जी जो जीव जंतु की रक्षा करते हैं आदमी, तो यही इसका पनपने का कारण है। धर्म की जो आत्मा रही
जो 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 दलितों पे आज जो है दो तरफा हमला है देश भर में, एक तरफ तो उनकी जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, वो ख़त्म हो रही हैं लगातार, आरक्षण पे हमला है। दूसरी तरफ जो है जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों को तो मिल रहे हैं लेकिन आदिवासियों और दलितों को नहीं जा रहा है। फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन होने की बात सरकार कर रही है कि 40% जो है फॉरेस्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज को देना चाहती है। और दूसरा जो है वो भूमि सुधार पूरी तरह से लागू नहीं हुए देश के अंदर। आप तो उत्तर प्रदेश में रहे और उत्तराखंड में, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या अभी सरकार जिस तरह से इन दोनों एजेंडा को भूल रही है और जो अम्बेडकरवादी हैं वो ज़्यादातर जो है रिजर्वेशन के अलावा कोई बात नहीं करते, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? दलितों का तो बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो भूमि पे आधारित है, प्राकृतिक संसाधन पे आधारित है, तो कैसे हम अपनी लड़ाई को लड़ें जॉइंटली इसको? ये जो दलितों के लिए जो संसद में, विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण हुआ और पंचायत राज सिस्टम में भी आरक्षण अलग अलग लागू, स्थानीय निकाय लागू है, और सरकारी सेवा में भी चाहे आर्टिकल 16 का हिसाब हो, चाहे आर्टिकल 335 का मामला हो। हाँ, अभी प्रधानमंत्री जी का कल परसों का वक्तव्य है कि आरक्षण तो रह गए। जी जी। पर पॉइंट है कि आरक्षण रहे न रहे, गांव में जो है या शहरों में उनको द्वयम दर्जे का नागरिक की जो मान्यता है जी। जैसे किसी भी अनुसूचित जाति को पूरे इंडिया में जब किसी शहर में जाता है, अजनबी होता है, तो मकान जब किराए पर लेता है तो अपनी जाति नहीं बताता, बिल्कुल उसको जाति छिपानी पड़ती है। तो जिस समाज में जाति छिपानी पड़े ये चिंता का विषय है। बिल्कुल। और गांव में जो ये मानसिकता थी कि वो एक दक्षिणी तरफ रहेंगे, नाम अलग रहेगा, तो इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी और खास करके आप जैसे लोग जो समाज में आए हुए हैं, मुझे उन पर भरोसा है कि उनके कारण शायद ये विसंगतियाँ धीरे धीरे दूर हो रही, पूरी हो जाएगी। क्योंकि अब लोगों के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब 1 मिनट में यहाँ पर घटित घटना का जिक्र पूरी इंडिया में हो सकता है, जी जी जी, तो लोग ऐसा क्या सोच के चल रहे हैं कि शायद जो छुआछूत का मामला इससे देश की बड़ी बदनामी होगी। जी बिल्कुल। और हम देश के विश्व की बिरादरी में अपमानित होंगे। इसलिए ये ठीक ही कहा था कि द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, मानव सुरक्षा अधिकार अधिनियम या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, और खास करके जो जनजाति के लोग हैं उत्तराखंड में, तो जनजाति को ऐसी कोई सामाजिक कोई मुझे बुराई कोई उनकी समझ मुझे नहीं आता बड़ा। हाँ, थारू बोक्सा की जो जमीन है, उत्तराखंड सरकार चाहे कोई भी हो, इनको जमीन वापस करने के लिए जिन लोगों ने उनकी जमीन जो है बिना कानून के ले रखी है और कानून के विरुद्ध है और कब्जा कर रखा है, उसके लिए तो किसी दिन जो है भंडाफोड़ होगा। जी जी। और कोई भी सरकार होगी, केंद्र सरकार को भी, विशेष करके जनपद उधम सिंह नगर में जो थारू की जमीन है वो उनको लौटाई जानी चाहिए, और सीलिंग में जो जमीन निकली है उनकी जो पात्र व्यक्ति उनको बांटी जानी चाहिए। ये बात जरूर चिंता का विषय है। और जो उत्तराखंड में जो बड़ी संख्या में डैम्स वगैरह बनने हैं उसको लेकर आपकी कोई चिंता है? हाँ, उससे प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है और कहीं दैवीय आपदा हो गई, कोई परेशानी हो गई। ये बात जरूर है कि बिजली अगर ज़्यादा उत्पादन होता है, मुझे टेरिडा में नगर प्रशासक तथा टेलीबाग परियोजना का निर्देशक होने का अवसर मिला, परंतु सुंदर बोगड़ा जी कहते हैं कि नाली में थी वो कह रहे पेड़ लगाओ चट्टानों के ऊपर, मैंने पहाड़ों में लगाओ, और वहाँ पानी हो, तो पानी कहाँ से आएगा जब तक कि अब लिफ्ट से उठा करके, जब टेरिडा में इतना पानी का स्टोर है, तो अगर वो प्रताप नगर जैसे विकास खंड में वो पानी नहीं होता और हरियाली नहीं आती, तो इस डैम का हमारे लिए क्या लाभ? ये होता है कि वो बिजली कॉस्टली है, पर बिजली तो हमारी हो। जी जी। इसलिए जहाँ जहाँ डैम बन रहे हैं उसके चारों तरफ चाहे 2500 डैम बने या अन्य जो होंगे, तो वहाँ पर इस पानी का प्राथमिकता के आधार पर लोकल लोगों का जो है उस पर आधारित उनके उद्योग हों, उनके खेती का जो रूटीन है, फसल चक्र वो बदले, क्योंकि पानी तो
समस्या पहाड़ में अभी भी बहुत जगह पीने की समस्या पहले आ रही है, जी जी नहाने धोने की अलग बात होती है। जी जी इसलिए इन डैमों से जो है अब सरकार के पास काफ़ी टेक्निकल नॉलेज आ गया कि डैम खतरनाक हो कि नहीं होगा, और टेरी डैम बनने के बाद जो है बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों की दूर हुई है। तो इसलिए परंतु ये जरूर है कि अगर आप देखेंगे उत्तरकाशी से गंगोत्री तक जो डैमों का कार्यक्रम चला तो पूरा जो है पहाड़ टूट फूट रहा, जी पूरी तरह स्टार्ट बिल्कुल टूट रहा। बिल्कुल। और अभी जो तो हमारी संस्कृति को भी खतरा है उससे, तो पहाड़ की जो गंगा की जो संस्कृति है, गंगा घाटी की जो, हाँ ये भी है। तो जाते जाते मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप इतने साल से काम कर रहे हैं, जो दलित समुदाय है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर की अपनी लड़ाई कैसे लड़े, और जो नॉन दलित हैं जो सवर्ण हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? दोनों से आपके मैं संदेश सुनना चाहता हूँ। मैं दोनों वर्गों को कहना चाहता हूँ कि वे, या आप चाहते हैं कि वो ना मिले आपस में या मिले? नहीं, जो पुराने हिसाब से जो काम चल रहा था उनका, गुलामी पार्ट को छोड़ते हुए जी, छूत पार्ट को छोड़ते हुए वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री थे जी। गांव के शेड्यूल कास्ट अगर नहीं होता था तो लोग कपड़े कहाँ से पहनेंगे? आप तो रेडीमेड कपड़े आ रहे हैं जी जी पर 100 साल पहले जी। और गांव में अनुसूचित जाति का आदमी नहीं हुआ तो हमारे घर वाले बोलते हैं पतराण पैतराण, मैंने चमड़े के जूते बनते थे जी जी जी, वो हो गए। कृषि के लिए लोहार अगर नहीं होगा तो औजार कहाँ से आएगा? सुनार नहीं होगा तो जेवर कहाँ से करेंगे? हमारी जो रिंगाल है टोकरियाँ बनाते थे तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है उनके हाथ में थी जी। तो इसीलिए ये दोनों को एक दूसरे को माल करते हुए, पर जो लोग अभी भी जब सार्वजनिक त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं या कथा होती है, सत्यनारायण कथा होती है, अनुसूचित जाति के लोगों के माथे पर तिलक नहीं लगाना चाहते, दूर से उनके हाथ में पिटाई फेंकना चाहते हैं और उनको कोड़ियों की तरह अलग बैठाना चाहते हैं, तो वो शायद जो बच्चा स्कूल में पढ़े उनके लिए शायद असहनीय बात होगी। जी जी जी। इसलिए समय से पहले हमें भाप लेना चाहिए कि जब हम अनादिकाल सब जगहों में पैदा हुए हैं जी, हम दूसरे लोगों से प्यार करते हैं। बाहर का आदमी आएगा आता है बाहर से, किसी न कुछ उसमें आ जाता है, वो तो हमारे घर में आसो जो हमारे घर में पैदा हो रखा है, जो हमारे गांव में, तो मेरे ख्याल से कि इसमें विशेष रूप से जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिनको उत्तराखंड में यहाँ भरमार है पद्मश्रियों के जी, तो इन पद्मश्री पद्म भूषणों को लोग कम से कम अपने गांव में इस बात को देखना चाहिए। कई लोगों की यात्रा चल रही है आजकल, वो करेंगे साहब लोग माइग्रेशन करें ऐसा करें, पर इन यात्रियों ने जो है कहीं पर चर्चा नहीं की छुआछूत होती है गांव में, छुआछूत आज होती है और मंदिर में जाने नहीं देते हैं। जी जी। तो वो सामाजिक कार्यकर्ता जो है क्या दूसरों को बेवकूफ समझते हो? ये नहीं समझते होंगे। तो वो तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था ना कि महात्मा तो आए और महात्मा चले गए। हाँ, लेकिन दलितों को तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं। तो दलितों को जो है अपनी लड़ाई लड़नी होगी, तो उसका अम्बेडकरवाद यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया? क्यों लगता है आपको कहीं सुनाई नहीं देता ज़्यादा? अम्बेडकरवाद इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि अम्बेडकर को प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ कोई जाते नहीं, कोई आया नहीं है। जी जी। यहाँ कोई बुद्ध विहार, सिर्फ 2 बुद्ध विहार जो डुंडा में है यहाँ जी। हाँ मैं तो, और वहाँ जो होते जो वहाँ के जो जाट लोग हैं जिनका भोटिया होते जब बगोरी और शारसिल में थे, वे पैदाइशी जब मैं तो 74 साल का होगा, मैंने हमेशा उन्हें बुद्धिस्ट देखा। जी जी। शांति प्रिय लोग हैं। जी जी। तो मेरा अपना ख्याल है कि उत्तराखंड में जो है एक तो बौद्ध दर्शन का पढ़ना जरूरी है जी, और फिर लोग डॉक्टर अम्बेडकर की जो उनके राइटिंग स्पीचेस उसको पढ़े, तो मेरे ख्याल से है कि उत्तराखंड में दलित लोग जो है अभी भी वो सब छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं जी। अभी उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक जियो जारी किया कि शिल्पकार जो जाति मुख्य हाँ उसमें जो है 48 जाति आती है शिल्पकारों में। हाँ, एक जियो जारी किया कि मैं 48 जाति आती है। यद्यपि किसी ने भ्रांतिपूर्ण जियो जारी किया हो, क्यों उपजाति की उपजाति हो ही नहीं सकती। जी जी। शिल्पकार अपने आप एक उपजाति है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी उपजाति क्या होती है? तो मतलब हमारे महापुरुषों ने चाहे प्रसाद टमटा जिन्होंने तो इस जाति को तोड़ करके एक शब्द दे दिया था शिल्पकार, बहुत बड़ा नाम था जी। अब उसको जो
संधि विच्छेद करना। जी 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 तो इसलिए तो अनुसूचित शिल्पकार तो इतना बड़ा नाम है कि शायद किसी जगह पे ऐसा नाम नहीं ऐसा है। नहीं, बहुत नहीं, बड़ा ऐतिहासिक उन्होंने काम इसलिए किया। अनुसूचित जाति के लोगों को जी भी अपनी मांग को उठाना पड़ेगा। और जब तक वो में कोई महापुरुष पैदा नहीं होते हैं, जब तक कोई दमदार नहीं होते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी लड़ाई, अपने परिवार की लड़ाई, अपने क्षेत्र की, अपने देश की लड़ाई अपने दूसरों से वो लड़ेगा हमारी तरफ से, ये ठीक बात नहीं है। मेरे ख्याल से समाज में संतुलन अवश्य आएगा यदि दोनों तीनों चारों पांचों वर्ग जो है बराबर उभरेंगे। जी तो न कोई छोटा हो न बड़ा होगा, अपने के अनुसार लोग चलते रहेंगे। जो काम करेगा वो सर्वाइव करेगा, जी जो जी काम ही नहीं करेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आएगी। जी 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 धन्यवाद बहुत बहुत सर। थैंक यू सर।